वो 70 सालों से जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो फेल हो जाएगा। और एक आतंक का माहौल बनाना, उसके लिए ये आतंकवादियों की एक जो है खेप आ रही थी। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? नमाज पढ़ते हुए नमाजियों के ऊपर बम मारे जाते हैं मस्जिद के अंदर। बड़ी बदकिस्मती है कि हमें ऐसा पड़ोसी मिला है, जो पड़ोसी बिल्कुल ठीक होने वाला नहीं है। इसको आगे ठीक किया मोदी जी ने। हमारा एजेंडा है विकास का, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, हॉस्पिटैलिटी देने का, गरीब आवाम की खिदमत करने का, और जिन्होंने ब्लैक मनी छुपा के रखे वो पैसे बाहर निकालने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा यह है कि डीडीसी इलेक्शंस आ रहे हैं। 28 नवंबर से डीडीसी इलेक्शन है। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब विबोध गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, डीडीसी इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा अटैक जो होता है नगरोटा पर होता है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये तस्वीर किस तरीके से देखते हैं? देखिए कि पाकिस्तान परेशान है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी निचले लेवल तक आ गई। यहाँ पंच बन गए, यहाँ सरपंच बन गए, यहाँ कारपोरेटर बन गए, यहाँ वीडीसी के चेयर पर्सन बन गए, यहाँ म्यूनसिपैलिटीज बन गई। और अब मोदी जी जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव करवा रहे हैं। हर जिले में 14 डीडीसी के मेंबर होंगे, वो अपना चेयरमैन चुनेंगे। आगे इस स्टेट के अंदर सिर्फ एक एमएलए हुआ करते थे, या एमएलओ में से कोई मंत्री हुआ करता था। आज पंच से लेकर वीडीसी, वीडीसी के बाद डीडीसी, डीडीसी के बाद एमएलए के चुनाव होंगे। पाकिस्तान परेशान है कि इस लेवल तक की जब डेमोक्रेसी चली जाएगी और लोगों की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो उनका अलगाववाद का, आतंकवाद का एजेंडा जो है, वो 70 सालों से जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो फेल हो जाएगा। इसलिए डीडीसी के चुनावों के ऊपर हमला करना, उनको रोकना और एक आतंक का माहौल बनाना, उसके लिए ये आतंकवादियों की एक जो है खेप आ रही थी। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस को, हम मुबारकबाद देना चाहेंगे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को। अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने इन आतंकवादियों को मारा, और आज आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। आतंकवाद जो है उसकी कमर टूट चुकी है, वो खात्मे की ओर है। इसलिए पाकिस्तान परेशान है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, भगवान पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? आज पाकिस्तान के अंदर नमाज पढ़ते हुए नमाजियों के ऊपर बम मारे जाते हैं मस्जिद के अंदर, उनके कत्ल किए जाते हैं। ये कौन से जिहाद की और कौन सी ये एक भाषा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ही और मस्जिद के अंदर नमाजियों को जो है उनके ऊपर बम मारे जाते हैं? बड़ी बदकिस्मती है कि हमें ऐसा पड़ोसी मिला है, जो पड़ोसी बिल्कुल ठीक होने वाला नहीं है। इसको आगे ठीक किया मोदी जी ने, एयर स्ट्राइक से भी ठीक किया, इसको दुनिया के अंदर आइसोलेट किया। अरब कंट्रीज, पाकिस्तान तो ये कहता था कि मोदी जी के आने के बाद अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज सारी की सारी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाएंगी। वो इस बात से भी परेशान है कि सारी अरब कंट्रीज जो हैं वो मोदी जी के पक्ष में हैं। मोदी जी अरब किसी भी कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, उनका हेड उनको प्रोटोकॉल तोड़कर वो रिसीव करने आते हैं। अबू धाबी, जहाँ कोई मंदिर नहीं था, वहाँ के जो वो मुखिया थे, वहाँ के जो शेख थे, उन्होंने मंदिर बनाने के लिए वहाँ ज़मीन दी और अब मंदिर बनना शुरू हुआ। इन सब बातों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो आतंकवाद की ऐसी घटनाएं करता है। लेकिन हमारी सेनाएं, हमारी पुलिस इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान को रातों रात खत्म कर सकती है। आपने सुना होगा, आपने आतंकवाद कहा कि आतंकवाद का सफाया जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज से 3 महीने पहले की अगर हम बात करें, जो छवि है वो कुछ अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि कश्मीर में सिर्फ भाजपा के लोगों के ऊपर ही टेरर अटैक हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो क्या लगता है आपको कि 3 महीने पहले और अभी का जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारा आतंकवाद खत्म कर दिया गया, तो फिर वो टेररिस्ट अटैक किस तरीके से और क्यों? आप ये देखिए, वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊपर हमला हुआ, उनको मारा गया, वो मोदी जी की शांति प्रिया के शांति पीस प्रोग्रेस के दूत थे, वो शहादत पा गए। वो भी उनका एक कायराना हमला था।
वो भी उनका एक सॉफ्ट टारगेट था। आप मुझे बताइए कि आज वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि भाई बीएसएफ, सीआरपी या पुलिस के कैंपों के ऊपर अटैक करने में, देखा होगा आपने कितने सालों से अभी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। वो आज वो क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं और जाते जाते सॉफ्ट टारगेट वो ढूंढ रहे हैं। और पाकिस्तान भी बुखलाया हुआ है कि कश्मीर के हर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार हो चुका है, हर पोलिंग बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार हो चुका है। उस बुखलाहट में भी उसने आदेश दिया है और उसमें हमारे यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं, जिनको लगता है कि भाई कश्मीर तो हमारा था, कश्मीर में तो हम जीतते थे। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तिरंगा रैली कैसे निकाल गई? आज भारतीय जनता पार्टी तिरंगा रैली निकाल के गुपकार रोड से कैसे निकल गई? तो कपड़े ये तो सारी फाड़े बातें गए। जो हैं वो उसके कारण हमारे लोगों को टारगेट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजबूत है। अगर वो मजबूत हो तो वो साफ टारगेट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सर कहा जाता है जम्मू कश्मीर में कि नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, इसलिए 4G जो है अलाउड नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। गांदरबल में है, उधमपुर में है, चलो अच्छी बात है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर इतना ही बड़ा मसला था नेशनल सिक्योरिटी का, फिर भी अटैक जो होता है वो 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया जाता है। और अब सवाल जो है सर ये है, क्या 4G मांगने से आतंकवादी हो गए? अगर हम डिमांड करें कि वी जस्ट रिस्टोर आवर 4G, और बड़े बड़े लोग जो हैं ये बात करें कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मांगेगा वो आतंकवादी। नहीं, ना तो मोदी जी ने ऐसा बोला, ना अमित शाह जी ने बोला, ना भारतीय जनता पार्टी ने बोला, ना ही मैंने इस इंटरव्यू में आपको बोला। 4G मांगना या 4G की बात करना ये यहाँ के लोगों की राइट है, ठीक है ना। इसलिए ये जो बात आप कह रहे हो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोली है, जी बिल्कुल। ना भारतीय जनता पार्टी ने बोली है। वो ठीक बात है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जब तक होम मिनिस्ट्री को क्लियरेंस नहीं देगी तब तक 4G नहीं आएगा। हम भी चाहते हैं आए, जल्दी आए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए। लेकिन ये बात कहना, जो बात आप कह रहे हो, यह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोली है। और बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है कि जो भी 4G मांगेगा वो आतंकवाद होगा। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं इस चीज़ को, इस बात को मान लेते हैं। तो सर चुनाव आ रहे हैं डीडीसी इलेक्शंस के, किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है आपने, अब क्या फिर से बात इलेक्शन के टाइम पर गलवान वैली या पुलवामा अटैक की होगी, या हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी होगी? देखिए, चुनावों में हर किस्म की बात होती है। चुनावों में ये बात भी होती है कि देश के साथ कौन है और देश का विरोधी कौन है। चुनावों में आज कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, नेशनल सिक्योरिटी जो है चुनावों में नंबर 1 पे होती है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का नंबर 1 पे एजेंडा है। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो जब लाल किले से उन्होंने भाषण दिया, मेरे समेत दुनिया ये सोचती थी कि मोदी जी ना जाने क्या क्या बात करेंगे। तो उन्होंने शौचालय की बात की। उन्होंने कहा कि मेरी बहनें आज भी खुले में शौच करती हैं। बिल्कुल। उन्होंने शौचालय की बात की। इसलिए आपको मोदी जी का माइंडसेट पता होना चाहिए कि मोदी जी सिर्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कुछ मुद्दे और भी हैं। उसमें मुद्दा ये भी है कि महबूबा मुफ्ती अगर ये कहती हैं कि जब तक स्टेट का झंडा वापस नहीं आएगा तब तक मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। मुद्दा ये भी है कि अमर अब्दुल्ला जब ये कहते हैं कि लानत होगी हम लोगों पर कि अगर हम 370 और 35A लिए बिना चुनावों में उतर जाएं। मुद्दा ये भी है कि फारूक अब्दुल्ला अगर ये बोलते हैं कि चाइना की मदद से मैं 370 और 35 वापस लाऊंगा। मुद्दा ये भी है कि अमर अब्दुल्ला दोबारा से इंस्टिगेट करते हैं कश्मीर के युवाओं को और कहते हैं कि कश्मीर का युवा दोबारा से बंदूक उठाएगा। मुद्दा ये भी है कि महबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं रहती हैं और 10 दिन पहले वो भी स्टेटमेंट देती हैं कि कश्मीर का युवा बंदूक उठाएगा। मुद्दा ये भी है कि ये गुपकार अलायंस जो बना है, क्या ये पाकिस्तान के इशारे पे बना है? क्या ये पाकिस्तान के एजेंडे को लगाने के लिए बना है? ऐसे मुद्दे भी हैं और ये मुद्दे लोगों के बीच जाएंगे कि भाई क्या हम किसको वोट करें। हम ऐसी सोच को वोट करें जो पाकिस्तान के लेवल की सोच है, जो पाकिस्तान की सोच को यहाँ पर दर्शाती है, या हम उस सोच को यहाँ पर रखें जो मोदी जी जिस सोच को लेकर चल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो
पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। गलवान वैली की अगर हम बात करें, जब स्थिति वहां पर बिगड़ गई तो कहा गया हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमने प्रदर्शन जो है बहुत ज़बरदस्त देखे। अगर हम अपने जम्मू की ही बात करें तो सीधे सीधे लोगों के चेहरों पर यही था कि बायकॉट चाइना का प्रोडक्ट, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब एक यहाँ पर जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो ये कह रहे हैं कि शो मी सेज आवर सेल इन इंडिया इंक्रीजेस 15 to 20% इन दिस दिवाली। सर लगभग 40 मिलियन फोन्स जो हैं चाइना के दिवाली पर बेचे गए इंडिया के अंदर। तो कहाँ से हमने बाइकआउट किया? देखिए, ये तो एक समाज की बात है ना, ये 135 करोड़ लोगों की बात है, ये एक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। ये तो 135 करोड़ लोगों ने सोचना है कि क्या हमने चाइना का प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। ये मुझे सोचना है, ये आपको सोचना है, ये इनको सोचना है कि मुझे चाइना का ब्रश लेना है कि नहीं लेना, मुझे चाइना की पेस्ट लेनी है कि नहीं लेनी। मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा उल्टा हो, मुझे आप उल्टा हो, किसी और कंट्री में चाइना ने ऐसा किया हो और उस कंट्री के लोग कैसा सोचेंगे, वो कभी चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेंगे। इसलिए इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है, इसमें ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई रोल है। उन्होंने अपने जो उनके पास जो ऐप्स थी वो उन्होंने डिलीट कर दी, जो चाइना की ऐप्स उनके मोबाइल में थी उन्होंने डिलीट कर दी। 118 ऐप्स, ठीक है, इंक्लूडिंग पबजी। ठीक है, इसलिए ये हमको देखना है ना, उन्होंने अपना संदेश दे दिया, अब मैं और आप क्या कर रहे हैं ये हमको देखना है। सर आखिरी सवाल कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर, क्योंकि हमने देखा है अक्सर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, 10,000 सीटें देंगे वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। इतना पैकेज आया है, हर पैकेज में इतना इतना मिलेगा, टूरिज्म को अलग से मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको भी कहीं ना कहीं पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो सर अब जम्मू कश्मीर का फ्यूचर आप किस तरह, कहते हैं कि छवि थोड़ी बहुत नजर आती है, तो उस छवि को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 50,000 नौकरियों की जो आपने बात कर, या अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 50,000 नौकरियों की बात की है, मैंने और आपने नहीं की है, इसलिए उन पे तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। उसमें से 10,000 नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट हुई, महीना पहले एलजी साहब ने 15,000 नौकरियों की और बात की। अभी हमने देखा जिसके अंदर कुछ लोगों ने बोला कि कुछ सेंटेंस के अंदर गड़बड़ हुई है, रूरल डेवलपमेंट की पोस्टें जो आपके सामने निकली, पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हो रही हैं। मोदी जी पूरे तरीके से फोकस कर रहे हैं। अब मीडिया में भी देखते हैं कि 15-20 दिन के बाद वो जम्मू कश्मीर के ऊपर वो चर्चा करते हैं, उनका जम्मू कश्मीर के ऊपर वो पूरा का पूरा, वो किसी और स्टेट के ऊपर इतनी चर्चा और इतना ध्यान नहीं वो दे रहे हैं जितना जम्मू कश्मीर के ऊपर दे रहे हैं। हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। यहाँ तक प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ 370 और 35 ए था। अब जब यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, यहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स आएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब देखना यह है कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जब हमारे जम्मू कश्मीर में एंट्री करेगा, क्या उस वक्त जम्मू कश्मीर के युवाओं को ही वहां पर नौकरी मिलेगी, या बाद में हमें पता चलेगा जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है हॉस्पिटल का वो बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, और उसके अंडर जो काम करने वाले जो बच्चा है वो जम्मू का है, वो कश्मीर का, या फिर से एक बार इसी प्रकार की प्रतिक्रिया जो है देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी उम्मीद यही की जा सकती है, बात सही बात की हो, हक की और विकास की। मुझे दीजिए इजाजत, आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।